वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एम्प्लॉयर्स पैराडॉक्सेस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है और उस विषय पर मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले जानते हैं कि एम्प्लॉयर्स पैराडॉक्सेस क्या है। आज वर्तमान में एम्प्लॉयर्स किन 3 पैराडॉक्सेस में बुरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर। सबसे पहला है जो वर्क प्लेस पैराडॉक्सेस हैं, उनमें नंबर 1 है द लेबर मार्केट पैराडॉक्स। इंस्टीट्यूशंस या एकेडमिया कह रहा है कि हमने टैलेंट बहुत डेवलप कर दिया है और इंडस्ट्री कह रही है कि टैलेंट की मार्केट में शॉर्टेज है। यदि मैं वर्ल्ड वाइड इस टैलेंट डेवलपमेंट के अध्ययन का आंकड़ा आपको दूं तो सुनकर अचंभा होगा। लगभग 40% organizations are struggling for the CEOs as per their level of competence। कितना बड़ा टॉप लेवल का मार्केट में शॉर्टेज है। कुछ कंपनियां जो उसके नीचे के हैं, मैनेजर्स हैं या शो फ्लोर मैनेजर्स हैं, उनका लेवल बात करें तो लगभग 62% मैनेजर्स में वो कॉम्पिटेंसी नहीं पाई जाती है जो एक इंडस्ट्री को अपने काम को ठीक से करने के लिए चाहिए। तो सबसे बड़ा पैराडॉक्सिस है एकेडमिया वर्सेस इंडस्ट्री। एकेडमिया कह रहा है कि हमने, चाहे वो IITs हो, चाहे IIM हो या A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हो, B ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हो, C ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हो, सब कहते हैं कि हमने टैलेंट डेवलप किया और हम टैलेंट पाइपलाइन में बहुत इकट्ठा कर दिया है और इंडस्ट्री में उसके लिए जगह नहीं है। जबकि इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है कि मेरे पास टैलेंट मिल ही नहीं रहा है और मेरी बहुत सारी पोस्ट या तो नॉन कॉम्पिटेंट लोगों के द्वारा मैं काम चला रहा हूं या आज वेकेंट पड़ी है। दूसरा, द फ्लेक्सिबल वर्क पैराडॉक्सेस। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस 2 ऐसे पैराडॉक्सेस बन गए हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन जॉब बहुत ऐसा पैराडॉक्स बन गया है जिसमें आज एम्प्लॉयर फंस गया है, क्योंकि यदि वो ऑनलाइन काम कराता है तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और ऑफलाइन कराता है तो लोग आने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल या 3 साल लोगों ने जब वर्क फ्रॉम होम कर लिया तो कुछ उनकी जो हैबिट्स हैं उस तरह से डेवलप हो गई कि वो अब ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहते, रोजाना ऑफिस जाना नहीं चाहते, अपनी जो फ्रीडम है उसको कुछ और तरह मानने लगे। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स है आज की डेट में कि आज की डेट में प्रोडक्टिविटी ऑफ टीम यदि मैं ऑनलाइन करता हूं तो कम होती है और इसके IT इंडस्ट्री में परिणाम देखने को चारों ओर मिल रहे हैं। तीसरा वर्क प्लेस पैराडॉक्सिस है द मैनेजर्स पैराडॉक्स। जो मैंने शॉप फ्लोर पर मैनेजर्स किए हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो 62% मैनेजर डू नॉट हैव द स्किल टू लीड द न्यू वर्क कंडीशंस। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जैसे ही उनको लिटरल या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी आप प्रमोट करें या मूवमेंट करें तो वो दूसरी जगह पर जाकर या दूसरी पोजीशन पर जाकर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो यह तीनों बड़े पैराडॉक्सेस आज इंडस्ट्री को या एम्प्लॉयर को बहुत परेशान कर रहे हैं। इसमें वह स्वयं भी जिम्मेवार हैं। आइए इसके गैप को समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों तो इंडस्ट्री वर्सेस एकेडमिया गैप है, क्यों टैलेंट एम्प्लॉयर्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और क्यों हम लॉयल्टी वर्सेस परफॉर्मेंस को महत्व दे पा रहे हैं या प्रोडक्टिव वर्सेस लॉयल्टी को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारी चर्चा के प्रमुख केंद्र यही कुछ चीजें होने वाली हैं। आइए समझते हैं व्हाट इज द मेन कोर एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस। एक बिजनेस में क्या क्या कोर एक्टिविटी हो सकती है। तो कोर वर्क एक्टिविटीज आर टास्क एम्प्लॉयज मस्ट कंप्लीट इन ऑर्डर फॉर ए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट सक्सेसफुली। जिस भी काम के लिए जो भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई है उसका काम ठीक से चलना चाहिए। वो चाहे फाइनेंस का हो, चाहे वो HR का हो, वो चाहे ऑपरेशन का हो, वो मार्केटिंग का हो, वो सप्लाई चेन का हो या डिलीवरी का हो या सर्विस अपग्रेड का हो, वो जो भी हो
उसके लिए कुछ चीजें होनी हैं। दिस माइट बी टेकिंग, जैसे इन्वेंट्री है, प्रिपेयरिंग ऑर्डर्स है, डिजाइनिंग और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, कम्युनिकेटिंग विद द करंट एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं। तो ये कुछ चीजें मेन या कोर एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस में आती हैं। अब इसको और थोड़ा सा समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोग बल्क में काम करते हैं और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में स्किल का बहुत, इवन जो वर्क फोर्स है उस लेवल पर भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी होती जा रही है, स्किल गैप बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो हमारे ITIs थी, जहाँ से हम इलेक्ट्रीशियंस, वेल्डर्स, फिटर्स ये लेते थे, उन सब की क्वालिटी बहुत गिर गई है। वो ऑन पेपर तो काम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत काम नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारी फोरम्स में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मुझे इंटरव्यू के टाइम पे कॉल करती है, मैं इंटरव्यू में जाता हूं तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से, ऐसे करंट युवाओं से मिला हूं जो बीटेक करके पिछले साल या इस साल निकले हैं, उन्होंने कभी कोई टूल का नाम तो सुना है लेकिन उसको देखा तक नहीं है। तो उनसे आप स्किल की या कॉम्पिटेंसी की उम्मीद करना हमारे लिए, सबके लिए बेईमानी होगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं उनमें गैप बढ़ता जा रहा है। इसीलिए पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल, जो मैं कच्चा माल लेकर के आता हूं उसको मैं फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं बाय द यूज ऑफ टूल्स, ह्यूमन लेबर्स, मशीनरी, chemical processing, mechanical processing and some other processes. It is a complex process that involves many different steps from product design, production planning, quality control of the product or the service. मैं जो भी काम करता हूं उसमें ये सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि आज जो हमारे नए कोड पास हुए हैं उनमें जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है उसमें कोर एक्टिविटी को डिफाइन किया गया है और अब उनमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको भी आवश्यकता पड़ने पर कोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा सकता है। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन और एबोल्यूशन एक्ट 1970 था उसमें कोर एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्टर लेवल प्रोहिबिटेड थी, लेकिन नए कोड आने में इनको ओपन कर दिया गया है। तो यह एक बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो एम्प्लॉयर कह रहा है कि मेरे पास कोर एक्टिविटी के काम करने के लिए लोग नहीं है, और दूसरी तरफ वह उन रिसोर्सेज से मैन पावर को इस्तेमाल करना चाहता है बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट, जिससे प्रोडक्ट की सर्विस या क्वालिटी सफर कर जाती है। तो यह हमारे लिए बड़ी एक विरोधाभासी बात है, इसको समझना बहुत आवश्यक है और जब तक इसको समझकर ठीक से इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। आगे समझते हैं कि व्हाट इज द कोर एक्टिविटी। अभी जो नए कोड आए हैं उनकी जो मैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 है उसकी सेक्शन 2P में इसको डिफाइन किया गया है। कोर एक्टिविटी रेफर्स टू एनी एक्टिविटी फॉर विच द एस्टेब्लिशमेंट इज सेट अप एंड इंक्लूड एनी एक्टिविटी विच इज एसेंशियल टू सच एक्टिविटीज। मतलब जिस काम के लिए मैंने अपना बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उस काम को पूरा करने के लिए जो भी एक्टिविटी होती हैं वो सब कोर एक्टिविटी कही जाती है। अब उन एक्टिविटीज में से कुछ एक्टिविटीज को एक्सक्लूड कर दिया गया, कुछ पहले से भी थी, कुछ और उनमें जोड़ दी गई हैं। मैं उनके कुछ नाम बताता हूं जिनमें बल्क में लोग लगते हैं, जैसे सैनिटेशन, केटरिंग एंड कैंटीन सर्विसेज, लॉन्ड्री, गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, वॉच एंड वार्ड एक्सेट्रा, और बहुत हैं, उनका नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। प्रोवाइड सच एक्टिविटी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल और नेसेसरी एक्टिविटी इफ द एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट सेट अप फॉर सच एक्टिविटीज।
यदि इन कामों के लिए कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं सेटअप किया गया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, तो उन सब में ये एक्टिविटीज एक्सक्लूड कर दी गई हैं। तो इसके लिए हमें अब दो चीज जानना समझना जरूरी है। जो ऊपर परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के हिसाब से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जब वो एंगेज करता है कॉन्ट्रैक्टर या गिग वर्कर्स को, तो उसको यह समझना बहुत आवश्यक है where the normal functioning of establishment is such that the activity is done through the contractor। एक तो ये बात होगी। दूसरा, when there is a sudden increase in the volume of work to be completed within the specified period। अब इन दोनों चीजों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा भी इंडस्ट्री में बढ़ता गया है। लोग पहले भी यूज करते थे, मैंने भी अपने 38 साल के कैरियर में बहुत सारे केसेस देखे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं, जिनमें कोर एक्टिविटी कुछ और है और वहाँ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यूज होते थे। तब गिग वर्कर्स का तो टर्मिनोलॉजी थी नहीं, अब तो गिग वर्कर्स आ गए हैं, तो और भी एक नई प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में आ गई है। तो अब एक तरफ तो एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पास स्किल सेट जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके लोग नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ वह ही अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेना चाहता है जिनकी स्किल सेट बहुत लो है और जिनकी जो लॉयल्टी है वह भी बहुत लो है, क्योंकि अब लॉयल्टी का मीनिंग भी बहुत बदल गया है, उसे भी समझेंगे। उसके कुछ बहुत सारे उदाहरण आपके साथ बात करते करते हम समझने की कोशिश। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब चीजों में जो हमने अभी बात की, स्किल गैप क्यों कम है, उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके लिए एम्प्लॉयर स्वयं जिम्मेवार है, लेकिन वह बात करता है किसी और की। सबसे पहली है स्किल और कॉम्पिटेंसी मैपिंग प्रॉपरली करने का। हार्डली 10% जो प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो सिस्टम है, बाकी 90% जो एसएमईज हैं या अनप्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ स्किल और कॉम्पिटेंस मैपिंग का कोई फॉर्मल ना तो स्ट्रक्चर है ना सिस्टम है। तो फिर वो कैसे, किस बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ स्किल गैप है, क्योंकि खुद वो कुछ नहीं कर रहे हैं ठीक से, ना तो स्किल मैपिंग हो रही है ना कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो रही है। बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। दूसरा है कंसिस्टेंट एफर्ट टू डेवलप टैलेंट। जब एम्प्लॉयर यह कहता है, नियोक्ता यह कहता है या इंडस्ट्रिस्ट यह कहता है कि मेरे पास टैलेंट की कमी है, तो उसने कितने एफर्ट टैलेंट डेवलप करने के लिए अपने यहाँ लगाए। आफ्टर रिक्रूटमेंट व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वुड अपनी मैन पावर को या अपने टीम को या अपने एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए सिस्टमेटिकली लगा रहा है। तीसरा और भी बड़ा पैराडॉक्सिस जो मैं मानता हूं कि आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि आपने जो एम्प्लॉय आज लिया या जो टेक्नोलॉजी आज जिस पर आपने अपना उद्योग खड़ा किया, वह कल बिकॉज ऑफ ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज या डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत तेजी से बदल जाती है, तो उसको आपको ट्रेंड करना है। उसकी रीस्किलिंग, अप स्किलिंग या न्यू टैलेंट डेवलपमेंट करने के लिए आपको कुछ फंड एलोकेट करना पड़ेगा। आप यदि वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे या यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ लगभग 4 to 5%, कुछ कंपनियां 6-7% तक अपना फंड स्किल डेवलपमेंट पर या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पर या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर खर्च करती हैं। भारत में लोग अभी तक जो बहुत अच्छी प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं, वहाँ 3% का डेटा है और कुछ लोग तो 0.5% तक खर्च नहीं करते। तो यह एक बड़ा विरोधाभास है कि वो स्किल और कॉम्पिटेंसी गैप की बात करते हैं लेकिन उन सब के लिए फंड भी एलोकेट नहीं करते। उसके अतिरिक्त एक और भी है जो पब्लिक सेक्टर में मैं देखता हूँ, वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को, जो अपने लोग हैं उनको ट्रेनिंग में भेजकर मौज मस्ती के नाम पर उनको वहाँ भेजा जाता है। उनका स्किल गैप से या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। मेरा पिछले 20 सालों का अनुभव यह है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को भारत में सीरियसली एम्प्लॉयर्स लेता ही नहीं है और उससे ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं लेता। तो इस पर अब सीरियस काम करने की आवश्यकता है।
और नंबर नेक्स्ट है नेपोटिज्म, रिक्रूटमेंट से लेकर के प्रमोशन तक, वह लेटरल प्रमोटर हो या हायरार्किकल प्रमोशंस हो, सब में नेपोटिज्म या परफॉर्मेंस मेजरमेंट का मसला हो, जब हम एनुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं उसमें हो, तो नेपोटिज्म एक बहुत बड़ा जो भाई भतीजावाद है या जो अपनी टीम के मेंबर्स हैं, यह बहुत रोल प्ले करता है। इन कारणों से भारत में कोई स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग नहीं हो पाती है स्किल और कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट की। इसीलिए आज टैलेंट का बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिला है, क्योंकि हम टैलेंट को नीचे से टॉप के लिए ग्रो नहीं करते, उसको मूव नहीं करते वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं उन्होंने कुछ सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप की है, लेकिन वहां भी नेपोटिज्म काफी आड़े आता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस वर्सेस लॉयल्टी का इशू इतना बड़ा क्यों बनता जा रहा है। उसमें एक बहुत पुरानी कहावत है, जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं वो लॉयल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने कर्म पर बहुत भरोसा होता है, और वो उसके भरोसों के बल से किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। हाँ में हाँ कौन मिलाएगा? जिनको अपनी कॉम्पिटेंसी लो लगेगी या जिनको भय होगा, डर होगा। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भी सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तंतो नहीं होय बेगी नाश। यदि सेक्रेटरी, डॉक्टर और गुरु जो आपको टीच करता है, वो यदि या तो भय के कारण या आशा के कारण सत्य बोलना बंद कर दें, लॉयल्टी की तरफ चले जाएं, तो फिर हमें कोई परफॉर्मेंस की ओर ले जाने वाला या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोई एस्पेक्ट बचता नहीं है। और आज उद्योगों में इसकी भरमार पब्लिक सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए भारत में इन दोनों को ठीक करने के लिए बहुत तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है। मैं एक बात यहाँ और भी कह दूं कि लॉयल्टी का मतलब उन चीज़ों से है जो लंबे समय तक अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं। जो लोग काम करके, डेवलप करके बिजनेस बड़ा करने में मदद कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस के भरोसे हैं, और वो कभी भी जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो आज भी जो फैमिली रन्स बिजनेस हैं उनमें उनका सर्वाइवल मुश्किल होने लगता है। और सेम पब्लिक सेक्टर में यदि वो उस ग्रुप में नहीं है जो ग्रुप आज लीड कर रहा है, तो उसको प्रॉब्लम आती है। तो पब्लिक सेक्टर में ग्रुपिज्म, फेवरेटिज्म और लॉयल्टी बॉस के प्रति बहुत काम करती है, और पब्लिक सेक्टर को छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में ओनर के प्रति या अपने बॉस के प्रति, जो आपका कर सकता है, भला कर सकता है, उसके प्रति काम करती है। तो ये टैलेंट को डेवलप होने में बहुत बड़ा एक बाधक विषय है। अगला इशू भी एक और बात करते हैं कि आज हम ये कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बिजनेस में जगह देने लगे हैं बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। हाँ, एक बार पुअर कॉस्ट तो आती है, कम कॉस्ट तो आती है, लो कॉस्ट तो होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, लेकिन उससे समय की, उससे रिसोर्सेज की, उससे आपकी गुडविल की कितनी कमी आती है, अभी तक उसका किसी ने ठीक से मापन नहीं किया है। दूसरी बात, जब आपके प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट आती है तो कोई उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो विरोधाभास के कारण बहुत पनपते जा रहे हैं, और जिनके कारण अब आईआर का इशू पैदा होने लगा है। और आने वाले टाइम में मेरा ऐसा मानना है कि इनके कारण इंडस्ट्री में या बिजनेस कम्युनिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इन सबको सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ खत्म करना बहुत आवश्यक है। यदि ये विरोधाभास एम्प्लॉयर ने या एंटरप्रेन्योर ने या जो सीनियर पोजीशन पर लोग बैठे हैं उन्होंने खत्म नहीं किया, तो इसके परिणाम किधर ले जाएंगे आज कह पाना कठिन है, लेकिन मेरा अपना पूर्वाभास यह कहता है कि इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, और हम जो विश्व स्तर पर अपने उद्योगों की
या अपने उत्पाद की या अपनी सेवाओं की, अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की बात कर रहे हैं, शायद उनकी बराबरी करने में हम पीछे रह जाएंगे। और यदि आप एक बात यहाँ ध्यान से अध्ययन करें, भारत और चाइना एक साथ आजाद हुए थे, आज उनकी प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री की कहाँ पहुंच गई और हमारी कहाँ रह गई। कभी किसी ने ठीक से यदि अध्ययन किया है तो मेरी इन बातों को ठीक से समझिएगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो एम्प्लॉयर्स के पैराडॉक्सेज हैं या एंटरप्रेन्योर के पैराडॉक्सेज हैं टैलेंट से संबंधित, उन पर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। आप यदि कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम बार बार आपके साथ, आपकी सेवा में, आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने